इस वीडियो में हम बीए पाठ तृतीय के फर्स्ट भाग के अध्याय अरस्तु पर इस वीडियो में विवेचन डालेंगे, जिसमें अरस्तु के आदर्श राज्य संबंधी विचारों की तुलना प्लेटो के उपादर्श राज्य, जो कि उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक लाज में किया। अरस्तु के आदर्श राज्य और प्लेटो के उपादर्श राज्य में दोनों में तुलना करते हुए प्रोफेसर सेबाइन ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में ये बतलाया है कि प्लेटो की भांति अरस्तु ने के जो राज्य के संबंध में विचार है, वो राज्य की स्थिति, राज्य का आकार, राज्य द्वारा शिक्षा पर नियंत्रण, संपत्ति के संबंध में विचार आदि जो विचार है, उनमें समानता होते हुए अनेक भिन्नताएं हैं। इसलिए वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अरस्तु ने जो विशेषताएं आदर्श राज्य की बताई है, वे प्लेटो के आदर्श राज्य से समता न रखकर प्लेटो द्वारा वर्णित उपादर्श राज्य, जो कि लॉज पुस्तक में उन्होंने उनका वर्णन किया है, उससे काफ़ी मेल खाता है। सबसे पहले हम अरस्तु और प्लेटो दोनों के आदर्श राज्य के संबंध में जो समानता हैं, जिनके आधार पर सेवाएं ये कोटेशन करता है कि अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो का उपादर्श राज्य है, ये उनका कथन है, ये उनका निष्कर्ष है, जिसके बारे में हम इसको उन्होंने तार्किक ढंग से सिद्ध किया है। सेबाइन ने कहा है कि अरस्तु का आदर्श राज्य विधि की सर्वोच्चता, विधि के शासन को, विधि के शासन को मान्यता देता है। अरस्तु प्लेटो के लॉज की भांति राज्य की निरंकुशता या दार्शनिक राजाओं के शासन के स्थान पर लॉज में कानून के शासन की स्थापना करता है। वैसे ही अरस्तु पॉलिटिक्स में, आदर्श राज्य में विधियों आधारित शासन के सिद्धांत का समर्थक है। उसका कहना है कि एक व्यक्ति का शासन या व्यक्ति विशेष के आदेशों में वह तार्किकता और बौद्धिकता नहीं होती, जो बहुत सारे व्यक्तियों के विवेक से निर्मित जो कानून है या विकसित कानून है, उनका शासन जिस प्रकार से अच्छा होता है वही ठीक होता है। दूसरी समानता अरस्तु और प्लेटो के आदर्श राज्य और प्लेटो के उपादर्श राज्य में जो है वह है राज्य स्वाभाविक संगठन। राज्य एक स्वाभाविक संगठन, ये समानता उन्होंने बतलाई है। अरस्तु और प्लेटो ने राज्य को मानवीय आवश्यकताओं की व्युत्पत्ति माना है। दोनों ही विचारक राज्य का विकास परिवार से मानते हैं, और अरस्तु तो प्लेटो से आगे बढ़कर राज्य को एक प्राकृतिक संस्था और स्वाभाविक संस्था मानते हैं। अरस्तु का कहना है कि राज्य का क्रमिक विकास हुआ और व्यक्ति स्वभाव से सामाजिक प्राणी है और राजनीतिक प्राणी है। इस सत्य का महत्वपूर्ण उद्घाटन से प्लेटो ने, अरस्तु ने सिद्ध किया है कि राज्य क्रमिक विकास का परिणाम है और उसके जो स्वाभाविक आवश्यकता है, सद्गुण की जो पूर्ति है, वो राज्य नामक संस्था में ही संभव है, दार्शनिक राजाओं के शासन में नहीं। युद्ध के संबंध में दोनों के विचार है, वो भी लगभग समान है। प्लेटो ने
लाज में कहा है कि युद्ध का लक्ष्य शांति स्थापित करना है, वह अपने आप में सत्य नहीं हो सकता। अरस्तु ने भी युद्ध का विरोध किया है और नागरिकता के विकास में सद्गुण के मार्ग में युद्ध को एक बाधा माना है, लेकिन आवश्यक परिस्थितियों में युद्ध का वो समर्थन। अरस्तु और प्लेटो इस बात में भी समानता रखते हैं कि पॉलिटिक्स में अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा को व्यक्ति के स्वास्थ्य, नैतिक और बौद्धिक विकास का साधन माना है, जो कि लाज की ही नकल है। लॉज में भी व्यक्तित्व के विकास का साधन शिक्षा को माना है। मिश्रित संविधान, मिश्रित संविधान का जो शासन है उसका समर्थन प्लेटो और अरस्तु दोनों करते हैं। अरस्तु ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत प्लेटो के लॉज से ही ग्रहण किया है। दोनों विचारकों ने अपने ग्रंथों में संविधान की कल्पित धारणा को अपनाया है, जो मिश्रित संविधान से संबंधित है, और दोनों ही स्पार्टा का उदाहरण देते हैं। कृषि और व्यापार संबंधी विचार भी प्लेटो और अरस्तु दोनों के समान है। प्लेटो ने लाज में कृषि को दासों के माध्यम से संभव बतलाया है, तो अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्थायित्व और सामाजिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए आवश्यक बतलाया है। इसी प्रकार अरस्तु व्यापार के विचारों में भी प्लेटो का ही अनुसरण करता है। लॉज में व्यापार के संबंध में अरस्तु के विचार प्लेटो से पूर्ण रूप से मिलते हैं। एक समानता और सेवाएं बताते हैं कि अरस्तु प्लेटो की तरह राज्य की एकता पर बल न देते हुए इसे स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति और पारिवारिक व्यवस्था का उन्मूलन नहीं करता। जो प्लेटो रिपब्लिक में पारिवारिक व्यवस्था और व्यक्तिगत संपत्ति का साम्यवादी विचारों के माध्यम से उन्मूलन करता है, लॉज में उन विचारों का वह परिष्करण करके और परिवार और संपत्ति के साम्यवाद, जो संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति का जो विचार है उसका समर्थन करता है। अरस्तु भी उनका अनुसरण इसमें करता है। अरस्तु प्लेटो की भांति नागरिक का राज्य में व्यक्तित्व विलीन नहीं करता, यानी सर्वाधिकारवादी राज्य की जो संकल्पना है उसका प्लेटो लॉज में विरोध करता है। अरस्तु भी सर्वाधिकारवादी राज्य की तुलना में मिश्रित गोल्डन मीन या मध्यम मार्ग या पॉलिटी जो शासन का स्वरूप है उसका समर्थन करता है, जो प्लेटो के ही तरह जो लाज में विचार है उसी प्रकार से है जो अरस्तु ने वर्णित किए। इन तुलनाओं के आधार पर प्रोफेसर सेवानी सिद्ध करते हैं कि अरस्तु का जो आदर्श राज्य है उसकी जो विशेषताएं हैं वो प्लेटो के उपादर्श राज्य जो उनकी पुस्तक लाज में वर्णित है उसकी ही नकल है। हम कह सकते हैं कि प्लेटो और अरस्तु दोनों अपनी सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने नगर राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक ही व्यवस्था के संबंध में या अपने परिवेश से प्रभावित होकर उन यूनानी नगर राज्यों की विशेषताओं को अपने आदर्श राज्य में वर्णित करते हैं। धन्यवाद।